हेलो एवरीवन। मैं हूँ आपकी खुशी दी। और आज हमारे साथ हैं हमारे सत्यमवीर जी। और वो अभी लाइक आईआईटी कानपुर से पोस्ट ग्रेजुएटेड है। और अभी वो अपनी जॉब कर रहे हैं काफी पिछले 4-5 साल से, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अभी हम उनसे जानेंगे व्हाट इज द लाइफ ऑफ लाइक आईआईटीएन आफ्टर आईआईटी, लाइक एमएससी पास आउट होने के बाद उनकी लाइफ कैसी रहती है, उसके बारे में, वो जर्नी कैसी होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वेलकम भैया। कृपया प्लीज हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच खुशी। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने ग्रेजुएशन 2016 में ख़त्म किया था। देन आई जॉइन आईआईटी कानपुर इन 2016 इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में करिकुलम स्टार्ट होता है आईआईटी कानपुर का। आई मीन ऑल आईआईटीज का जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। और ये ख़त्म हुआ 2018 में। तो मई 2018 में मैंने कंप्लीट कर लिया था पोस्ट ग्रेजुएशन। और मेरी जॉब थी अगस्त 2018 में। तो 6 अगस्त को मेरी ज्वाइनिंग थी 2018 को। और तब से लेकर आज तक लगभग 5 साल होने वाले हैं मुझे जॉब में। तो एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि आईटी में घुस गए उसके बाद पता नहीं जिंदगी क्या ही हो जाएगी, तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होने वाला है। लाइफ वैसी रहती है, बस थोड़ा सा ये होता है कि हाँ थोड़ा बहुत समझ आ जाती है। बाकी जैसे किसी और कॉलेज से आप कर रहे हो तो एक्सपोजर जो मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है आपको आईआईटीज में। अदरवाइज लाइफ ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। इट्स ओनली थिंग कि एक आईआईटी का टैग लग जाता है, अगर आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है तो आपके लिए अच्छा है, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज आपको थोड़ा भटकना पड़ेगा, इधर उधर हाथ पैर मारना पड़ेगा। बट ठीक है, वो भी चल जाता है। तो ऑल इन ऑल यही है एक समरी ऑफ लाइफ। तो ये है कि अभी मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम ऑल्सो इन फेस ऑफ डेंजर की। अब जैसे, क्योंकि हमेशा एक स्ट्रीम में आप जब आप घुस जाते हो ना किसी जॉब में, तो देन उसके बाद स्ट्रीम चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको टीचिंग में जाना है, आपको डेटा साइंस में ही जाना है। तो डेटा साइंस में भी देर आर मल्टीपल स्ट्रीम्स। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। हम्म। आपने आईआईटी कानपुर चूज क्यों किया था? चूज नहीं किया था एक्चुअली, मैं चूज तो आईआईटी बॉम्बे करना चाहता था। आईआईटी कानपुर मेरी थर्ड प्रेफरेंस थी। ओके। और आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली में नहीं मिला तो आईआईटी कानपुर में गया। बट आफ्टर गोइंग टू आईआईटी कानपुर आई रियलाइज कि दैट इज द बेस्ट आईआईटी दैट आई कुड हैव। तो आईआईटी बॉम्बे जो मेरे साथ वाले गए थे उनकी प्लेसमेंट नहीं हुई थी। आईआईटी कानपुर में ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट हो गई थी उस साल। अच्छा। तो शुरू में तो मतलब मुझे खुशी नहीं थी आईआईटी कानपुर मिलने की, बट बाद में बहुत खुशी हुई। आपको आईआईटी जैम को पता कैसे चला था? आपने ये जर्नी स्टार्ट ही क्यों की थी जैम वाले, मतलब आईआईटी में जाने की? ये कैसे स्टार्ट हुआ था? तो हुआ ये था कि मेरे जो बड़े भैया हैं उन्होंने बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि हम्म। ग्रेजुएशन के बाद मैं बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करूं या फिर मैं एमएससी करूं। तो मेरे घर वालों का क्लियर कट ये था कि एमएससी करनी है तो अच्छी जगह से करो, अदरवाइज जाके गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो। तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ शॉट। तो आईआईटी इन द सेंस ये कुछ प्रेफरेंस लिस्ट थी मेरी। एक टीआईएफआर था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल हम्म। रिसर्च, जो कि काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट में माना जाता है। उसके बाद हमारे पास आईसर होते हैं, नाइसर होते हैं, फिर आईआईटीज होते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स थे जो मैंने ट्राई किए। अगर इन इंस्टीट्यूट्स में हो जाए तो मेरा ये था कि एमएससी करूंगा, अदरवाइज फिर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने के लिए चला जाता ग्रेजुएशन के बाद। तो ओके। जैम लाइक होपफुली निकल गया। आपने सेल्फ स्टडी तो से जैम किया था? हाँ, सेल्फ स्टडी से ही किया था। कैसे हो गया? लाइक आपको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? गाइडेंस नहीं मिली। द थिंग इज, देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें जो मेजर रोल होता है, इफ यू कैन सॉल्व 5 से 6 साल के जो उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर हम्म। आप उसको सॉल्व कर लेते हो अच्छे से तो आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेरा यही फोकस था कि और तो कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ, ना मेरे पास कोई गाइडेंस थी, ना मैं कोचिंग वोचिंग अफोर्ड कर सकता था उस टाइम पे। हम्म। तो मेरा ये था कि जितने क्वेश्चन आ रखे हैं एटलीस्ट उन उन पे मास्टर कर लो।
बाकी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं आता है छोड़ देंगे। तो अच्छा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो अगर आप उसमें 60% स्कोर कर ले रहे हो ना, जैसे नॉर्मल जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जो जिससे आपको कोई सीट मिलती है, लेट्स से जैसे TIFR हो गया। TIFR में तो खैर उसमें तो 10-30% मार्क्स भी अगर आप ले आते हो तो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हो। IIT जैम हम्म। में ये था कि अगर आप 30% के अराउंड मार्क्स लाते हो तो आपका जैम क्लियर हो जाएगा। क्लियर इन द सेंस कि हम्म। आपका क्वालिफाइंग स्कोर जो है वो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो फिर आपको अराउंड 50 प्लस स्कोर करना होता है। तो मेरे 60.61 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो मतलब ठीक ठाक रैंक आ गई थी। क्या रह गई थी? 82। हम्म। काफी अच्छी। मुझे बताया गया था आपकी जर्नी के बारे में, थोड़ा बहुत पता चला था मेरे को आपसे एंड वन ही। इंटरेस्टिंग, जो हम्म। रैंक 1 हो उसका नाम था निशु कुमारी। रैंक 2 वाज नितिन तोमर। ये सब IIT कानपुर में ही थे मेरे साथ। क्या बात है। तो तो इन लोगों का एज ए फर्स्ट चॉइस था IIT कानपुर। कानपुर मेरे वहाँ। एक सर हाँ 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 जी, बताइए। मेरे एक सर थे यहाँ जो SCD कॉलेज है ना, लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज। हम्म। वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बताया था कि IIT बॉम्बे को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो, IIT दिल्ली को सेकंड दे दो, थर्ड IIT कानपुर। मुझे कुछ पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। हम्म। ऑल्दो जो मैंने नेट पे सर्च किया था या कुछ भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, उसमें तो ये था कि आपको कोई भी 7 क्रीम IITs में से कुछ भी मिल रहा है तो गो फॉर इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ओके। ओके, मतलब आपको जैम के बारे में अपने कॉलेज से ही पता चला था? है। हाँ, कॉलेज में टीचर्स कुछ कहा करते थे कि मतलब करनी है अगर MSc तो अच्छी जगह से करो। तो जैम, गेट, ये सब। गेट तो नहीं था उस टाइम, सॉरी, गेट तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो हम्म। जैम, TIFR का एग्जाम होता है GS का। हाँ जी। GS एग्जाम होता है उसका। तो वो हो गया। फिर IMSC का भी एग्जाम होता है अपना, एंट्रेंस टेस्ट। हम्म। ऑल्दो जैम के थ्रू आपके बहुत सारे गेट्स खुल जाते हैं, तो जैम पे ही फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को। ओके। ओके। हाँ, आपने लाइक एक एक बहुत बड़ी चीज है कि आईआईटी कानपुर जो है वो प्योर के लिए माना जाता है, मतलब प्योर मैथमेटिक्स के लिए। भूल ये जाइए, मिथ है प्योर क्या? प्योर प्योर अप्लाइड कुछ होता ही नहीं है मैथमेटिक्स में। ये सब फालतू फालतू की चीजें हैं। स्टूडेंट्स बिना मतलब लगे रहते हैं, प्योर अप्लाइड प्योर अप्लाइड। किसी को कुछ नहीं पता है कि प्योर क्या है, किसी को कुछ नहीं पता है कि अप्लाइड क्या है। लोग जनरली ये एक जनरल थिंकिंग यही है ना कि जो ये क्या बोलते हैं ODEs हैं, ऑर्डिनरी हम्म। डिफरेंशियल या PDEs हैं। तो लोग हम्म। बोलते हैं ODE अप्लाइड में आता है। हाँ। और ग्रुप्स हो गए, अलजेब्रा हो गया, ये सब प्योर में आता है। ये सब कुछ नहीं है, फालतू की चीजें हैं ये। सब कुछ प्योर ही होता है क्योंकि आपको थ्योरी ही पढ़ाई जाएगी। अप्लाइड हम्म। होता है जो मैं अभी कर रहा हूँ। अगर इसमें मैं कुछ अप्लाई कर रहा होता, जैसे स्टैट्स को अप्लाई करते हैं, तो वो होता है एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। ओके। तो वो बहुत कम होते हैं, अप्लाइड सब्जेक्ट्स आपके पास बहुत कम होते हैं एक्चुअली अगर आप देखो तो। और अप्लाइड होता है एक्चुअली यही है कि थ्योरम आपने पढ़ा उसको अप्लाई कर रहे हो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो सॉल्व वाला पार्ट होता है वो अप्लाइड होता है, जो थ्योरी वाला पार्ट होता है वो प्योर होता है। तो हर एक सब्जेक्ट में प्योर और अप्लाइड होता है। एक बार हमने ऐसे ही एक प्रोफेसर को बोल दिया था कि सर प्योर में जाना चाहिए, अप्लाइड में जाना चाहिए, तो उसने बहुत फटकार लगाई थी हमें कि ये सब फालतू की चीजों में क्यों पढ़ते हो तुम लोग। ये प्योर अप्लाइड कुछ नहीं होता। ठीक है। तो जो कोई टीचर है, अब टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है। जैसे हम्म। हमारे पास जो हमारे सर थे, अगर आप नेट पे सर्च करोगे, उनका नाम था के सांथा नाम। अच्छा। तो सांथा सर जो थे वो, उन्होंने हमें पढ़ाया था PDE। तो PDE को यूजुअली लोग समझते हैं कि पूरा अप्लाइड ही है, उसमें तो सब सॉल्व ही करना है। बट उन्होंने PDE में सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाई थी हमें, क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व करवाए थे उन्होंने। तो ओह। उन्होंने पूरा प्योर ही बना दिया सब्जेक्ट को। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर कि वो सब्जेक्ट को प्योर समझता है या अप्लाइड समझता है। तो इस सब चक्कर में मत पड़ो, कोई फायदा नहीं होने वाला है इसका। और द थिंग इज कि हमें सांथाराम सर ने पढ़ाया था, हमारे नेक्स्ट बैच को किसी और प्रोफेसर ने पढ़ाया था। तो IITs में एक ये अच्छी चीज है कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक बंदा है। अब जैसे यहाँ पे फलाना XYZ सर हैं, वही पढ़ाएंगे OD, तो हर साल वही OD पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम्म। अलग अलग साल अगर आप चाहो तो अगर मान लो आपका इस साल OD करने का मन नहीं है क्योंकि कोई और प्रोफेसर पढ़ा रहा है, आपका पसंदीदा प्रोफेसर नहीं है,
तो आप वेट कर लो, नेक्स्ट साल नेक्स्ट ईयर आप दूसरे प्रोफेसर के अंडर भी कर सकते हो, ऐसा भी होता है। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि समर कोर्सेज होते हैं, उसमें आप किसी प्रोफेसर के जाके पैर पकड़ लो कि सर हमें समर कोर्स में पढ़ा दो, तो वो पढ़ा देगा, ओह, ऐसा भी हो जाता है। ओके ओके। तो समर कोर्सेज यूजुअली 3 महीने का गैप होता है, जो समर वेकेशन बोलते हैं उसको। तो हम्म। उसमें ये रहता है कि प्रोफेसर अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो कोर्स ऑफर कर देगा आपको। अगर आप 5-10 स्टूडेंट, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स को अगर आप साथ में लेके जा रहे हो कि सर हम लोग 10 लोग तैयार हैं, आप पढ़ा दो, तो वो पढ़ा देगा। हम्म। अब अभी बता, अभी माइंड में सच में स्टूडेंट्स के यही चल रहा है कि कानपुर प्योर के लिए होता है और वहां पर उन बच्चों को नहीं जाना चाहिए जो टेक फील्ड में जाते हैं, और मैं क्योंकि आपको वहां लिख पर। के देता हूँ कि जो बच्चे प्योर और अप्लाइड में ज्यादा घुस रहे हैं ना, उनका जैम ही नहीं क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ये सब छोड़ दो, ये सब फालतू की चीजें हैं, ये मत करो, कोई फायदा नहीं है ये नहीं, जो वो तो ठीक प्योर है। अप्लाइड। वो चलो, जिनका हो गया है, जिन्होंने कर लिया है, अच्छा रैंक आ गया है, मतलब वो कानपुर, मद्रास, बॉम्बे सब कुछ मतलब उनके पास है लेने के लिए। उनके माइंड में फिर भी ये चीज है कि कानपुर से टेक की प्लेसमेंट नहीं होती। मतलब कानपुर प्योर का है तो उसमें जो एजुकेशनल फील्ड, मतलब जो एडटेक वाले होते हैं उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी, या रिसर्च ओरिएंटेड जाना है आपको, पीएचडी के लिए जाना है तो उसकी हो जाएगी। टेक की मानी ही नहीं जाती कि कानपुर में हो सकती है, तो आप टेक फील्ड में कैसे चलेंगे? हाय, वीडियो आपकी स्ट्रक हो गई भैया। शायद वाईफाई चला गया था, मेरे को पता नहीं है कि रिकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई। होगी होगी, पता नहीं। रिकॉर्डिंग वो वाली हो गई होगी, ठीक है, होगी। आपको फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो दोबारा से। नहीं, रिकॉर्डिंग तो मतलब जो पहले बात हुई है वो रिकॉर्ड हाँ वो रिकॉर्ड हो गया होगा, वो आ हो गया। जाएगा। ठीक है ठीक हाँ। है ठीक है। फिर ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि स्पेशली मतलब कानपुर के बारे में ये माना जाता है कि वहां पर टेक का प्लेसमेंट नहीं होता है। लाइक अगर रिसर्च फील्ड में जाना है, जो पीएचडी के लिए जाना है, तो उधर से, कानपुर से उधर की ओर ही जा सकते हैं, टेक की ओर नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गया हूँ ना, आई हाँ, एम वही तो एग्जाम्पल। डाउट है कि कैसे चलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं गया हूँ, हमारे साथ मतलब कम प्लेसमेंट्स होते हैं। देखो होता क्या है कि एमएससी वालों की, ओवरऑल एमएससी की बात कर रहा हूँ मैं, इट्स हम्म। नॉट अबाउट कानपुर या दिल्ली या बॉम्बे, कुछ नहीं है ऐसा। ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स होते हैं ना एमएससी वालों के, वो मोस्टली एजुकेशन के फील्ड्स में होते हैं। हाँ। ठीक है, कि जैसे कोटा से कोई एलएन आ गया या कुछ आ गया, हम्म। बंसल से आ गया, ये लोग जाके प्लेसमेंट ले जाते हैं आईआईटी कानपुर से। ठीक है, हमारे टाइम पे मैं था और एक और लड़की थी, हम दोनों के प्लेसमेंट्स हुए थे टेक्निकल फील्ड में, लाइक कि अच्छा। आईटी या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। बाकी सबके जितने भी प्लेसमेंट्स हुए थे, आई थिंक 7 या 8 प्लेसमेंट्स हुए थे, बाकी सब पीएचडी के लिए चले गए थे, तो उन्होंने वो प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं थे, हम लोग 10-12 लोग ही बैठे थे। तो एक आधी था कोई जो मतलब रह गया था, अदरवाइज सबकी प्लेसमेंट हो गई थी। और हुई इसमें थी कि मोस्टली लोगों के यही कोचिंग इंडस्ट्रीज में ही हुए थे प्लेसमेंट। तो वो उसमें जाना नहीं चाहते थे, इसलिए कुछ लोग एमटेक करने निकल गए, कुछ लोग पीएचडी करने निकल गए, कुछ लोगों ने फिर से बाहर से ट्राई किया, तो ऐसे टाइप का था हमारा। बट अगर आप बॉम्बे का निकालो, तो बॉम्बे में तो किसी की प्लेसमेंट ही नहीं हुई थी उस टाइम, सबको यही टीचिंग वगैरह में ही जाना पड़ा था, वो भी आउट ऑफ द कैंपस। इनसाइड ओ। कैंपस तो किसी की नहीं हुई। सबकी जो स्टैट्स वाले थे उनकी प्लेसमेंट हुई थी। तो एमएससी के 2 कोर्सेज होते हैं मैथमेटिक्स में, एक मैथ्स का होता है, एक स्टैट्स का होता है। हम्म। तो स्टैट्स में प्लेसमेंट हुई थी बॉम्बे में। अच्छा, ठीक है। और लाइक आजकल आए जो मतलब अगर माना जो जाता है अगर इस टाइम पर जो माना जा रहा है, गुवाहाटी का पैकेज, जो प्लेसमेंट पैकेज है वो काफी हाई जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत प्रेफर कर रहे हैं कि अगर प्लेसमेंट लेनी है तो गुवाहाटी जाओ, अगर प्योर पढ़ना है तो बॉम्बे जाओ, या दिल्ली जाओ, मद्रास जाओ, कानपुर जाओ। और बाकी सारी आईआईटीज को लोअर बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके बिना जो न्यू आईआईटीज बनी है, लाइक धनबाद, भिलाई, पलक्कड़, तिरुपति, ऐसे और 3-4 हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि टॉप आईआईटी या लोअर आईआईटी, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस होता है? मतलब इनका ये डिफरेंस कोई मैटर करता है? देखो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो 7 आईआईटीज हैं, क्रीम आईआईटीज, वो सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, हम्म। सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। बट अगर आपको उसमें से कोई भी मिल जाता है तो यू शुड हैप्पीली एक्सेप्ट इट, और जाओ वहाँ पे आराम से अपनी डिग्री खत्म करो। हम्म। जहाँ तक बात है आईआईटी गुवाहाटी, स्पेसिफिकली आईआईटी गुवाहाटी को अगर आप
अगर आप किसी भी आईआईटी में प्लेसमेंट देख रहे हो तो डोंट गो फॉर द हायर नंबर। वो आउटलायर्स होते हैं कुछ। किसी को 1.5 करोड़ हम्म का पैकेज मिल गया, किसी को 50 लाख का मिल गया, किसी को 60 लाख का मिल गया। गो फॉर कि अगर मैं आउटलायर्स को हटा दूं, जो 2-3 स्टूडेंट जिनके बहुत ज्यादा पैकेज हुए हैं उनको हटा दूं, तो फिर एवरेज क्या निकल के आ रहा है पैकेजेस का। हम्म ठीक है, उस एवरेज पे जाओ। अगर वो एवरेज अच्छा है किसी आईआईटी का, तो अगर आपको प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देखना है तो उस एवरेज को सेलेक्ट करके आप उस आईआईटी को प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक दोस्त था आईआईटी गुवाहाटी में, और मतलब हमारे बैच का ही था, हम्म मेरे फ्रेंड का फ्रेंड था वो। तो उनके ओके में एक रियल एनालिसिस का जो प्रोफेसर था, हम्म उसने एग्जाम लिया था। उसमें 39 में से 38 स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स आए थे, और एक स्टूडेंट था उसका 1 नंबर आया था उसको। तो ओ इस टाइप के प्रोफेसर अगर आपको मिल गए तो आपकी जिंदगी झंड कर देंगे वो। तो फिर ये भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं था आईआईटी कानपुर में नहीं थे। आईआईटी कानपुर में हमारे एक आकाश आनंद सर थे। हम्म ठीक है, उन्होंने एक एग्जाम लिया था, तो उन्होंने नेगेटिव मार्किंग में, अगर आप सही करते हो क्वेश्चन तो 2 नंबर था, अगर आप गलत करते हो तो -4 था उसका। तो इस लेवल के भी एग्जाम्स होते हैं। तो तो थोड़ा ध्यान। मतलब क्या देखकर किस मतलब चूज करना चाहिए आईआईटी को फिर? वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप, अगर आप, आई वुड से कि 7 आईआईटीज में से कोई भी मिल रहा है तो गो फॉर इट। बट हाँ, प्रेफरेंस अगर आपको भरनी है तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली को आप पहले, मतलब जो भी ऑर्डर आपको सही लगता है, जो भी आपका सिटी सबसे क्लोजेस्ट है, उसमें आप आईआईटी देख लो। इन तीनों में से जो भी आ रहा है उसको पहले नंबर पे डाल दो। देन बाकी दो को दूसरे तीसरे नंबर पे। उसके बाद फिर आप आईआईटी रुड़की, देन आईआईटी गुवाहाटी, और जो भी साथ हैं, अब तो नाम भी भूल गया मैं कौन कौन से हैं बाकी। तो वो सब देख के ओके आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सातों में से कोई भी मिलता है तो आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सब अच्छे ही हैं, सबका करिकुलम अच्छा है, सबका खाना वाना अच्छा है। बॉम्बे में 4 टाइम का खाना मिलता है, कानपुर में 3 टाइम का ही मिलता है। तो वो देख लेना। 4 टाइम का खाना मीन्स एक बार स्नैक्स भी मिल जाता है शाम को। बस ये है। हम्म। वो लोग मोस्टली ओके बाहर ही खा लेते हैं, कि थोड़ा दोस्तों के साथ बैठ बैठ के बाहर चाय वाय पी ली, ये टाइप का रहता है। तो उस इतना नहीं सोचो। 7 आईआईटीज में से कुछ भी मिलता है तो चले जाओ आराम से। बट हाँ, प्रॉब्लम उनके लिए है, उनको सोचना चाहिए जिनका रैंक आफ्टर 150 आ रहा है, लेट्स से मोर देन 150 फ्रॉम जनरल कैटेगरी। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप ओबीसी वगैरह में हो तो 300 350 रैंक के ऊपर अगर आपका है, या लेट से 400 रैंक के ऊपर है, तो आपको सोचना चाहिए कि अगर मेरा 7 आईआईटीज में नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे हम। ठीक है, हम्म तब फिर किसको preference देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर एनआईटी के भी अच्छे चॉइसेस हो जाते हैं। हम्म और आईआईटी के कुछ कुछ आईआईटीज जो है वो एनआईटी से भी नीचे हैं। हम्म ठीक है। तो जो बाद 7 के बाद वाले हैं आईआईटीज, तो वहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक नेशनल कॉलेज फॉर वुमेन है, जो अपना माछीवाड़ा वाला। यहाँ पे एक लड़की, आई विल नॉट टेक हर नेम, वो है, उस ऐसे ही मुझे कांटेक्ट किया था उसने। वो भी आईटी जैम की तैयारी कर रही थी, मेरे से 2-3 साल जूनियर है वो। तो उसने ऐसे ही पूछा था कि क्या करूं मैं, कैसे जाऊं। तो उसका हम्म रैंक ऐसे ही आ गया था कि कुछ वो जनरल कैटेगरी में थी, और आई थिंक कुछ 400, 300 400 के अराउंड उसका रैंक आया था। ठीक है, हम्म वो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा रैंक था कि वो, मतलब बिल्कुल ही आईआईटी 7 आईआईटीज नहीं मिलने वाले थे उसको। एंड देन शी वाज कंफ्यूज कि मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, आईआईटी रोपर में जाऊं या आईआईटी भुवनेश्वर जाऊं, कहाँ जाऊं मैं, या हम्म फिर एनआईटी। तो फिर मैंने उसको बोला था कि देखो, अगर आपको ये है कि आईआईटीज में ही जाना है, तो फिर आप प्रेफरेंस अपने सिटी के अकॉर्डिंग भर सकते हो, या फिर अगर आपको स्टाइपेंड वगैरह के हिसाब से देखना है तो आईआईटी भुवनेश्वर इज डूइंग क्वाइट वेल। ठीक है। तो आईआईटी भुवनेश्वर आप जा सकते हो। अगर आपको ये है कि नहीं, मुझे अपने शहर रिसर्च चल रही है, तो आई थिंक वो अभी आईआईटी रोपर में ही है। ठीक है। या और एक और मेरा दोस्त है जिसने मेरे साथ ग्रेजुएशन की थी। उसने भी जैम अभी 2 साल पहले जैम क्लियर करके वो भी आईटी रोपर ही गया है। तो कोई ओके ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। मतलब काफी अच्छा काम कर रहे हैं आईटी रोपर में भी जाके। तो वहां पे भी मुझे ये लगता है कि जो भी आपको सिटी, आपको लगता है कि हाँ इस शहर में रहा जा सकता है, या यहाँ से मेरा अप डाउन करना आसान रहेगा घर पे वीकेंड्स में या कहीं भी, तो आप होम सिक पर्सन हो। मेरा तो ये था कि मुझे घर से जितना दूर हो सके जाना था।
तो फिर ये था कि बॉम्बे डाल दो, दिल्ली डाल दो, कानपुर डाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इस शहर से। हम्म कुछ जैसे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हाँ शहर के पास रहे, कि वीकेंड्स पे आया जा सके, ऐसा कुछ। हम्म। पास डाल सकते। वैसे डिस्टेंस मैटर करता है, मतलब जितनी, अगर मन है तो दूर चले जाओ, मन नहीं है तो पास में रहो। मान लो, अगर मान लो आईआईटी रोपड़ भी है हमारे पास, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं मुझे आईआईटी दूर वाली जाना है, तो इस चीज का कोई मैटर कितना पड़ता है? लाइक अगर पास के मुझे टॉप की आईआईटी मिल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि मुझे आईआईटी रोपड़ जाना है, वो मेरे पास है, तो करते हैं ऐसा, बहुत लोग करते हैं ऐसा। उन लोगों के लिए जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा प्रेफरेंस है, मतलब डिस्टेंस उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। उनके घर वाले उनको जाने नहीं देना चाहते कहीं दूर। और उनको जिनके लिए घर मैटर वालों नहीं को ये है करता कि तो यार, उनको फिर आई टॉप की ही रहनी चाहिए। हाँ अगर आपके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता तो टॉप की आईआईटीज में ही जाओ, फिर 7 आईआईटीज जो है उसमें जाओ, ज़्यादा बेटर है। हम्म। आप ये तो देखो एट ना दी कि जो एंड। 7 होता हम्म क्या है, जो 7 आईआईटीज के जो प्रोफेसर हैं ना, वो इन हम्म। आईआईटीज में डायरेक्टर के रोल पे आते हैं, छोटे आईआईटीज में। तो अच्छा, इस यहाँ से आप डिफरेंस देख सकते हो। डिफरेंस प्रोफेसर्स का है? मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेसर होते हैं जो क्रीम आईआईटीज हैं उसमें। अच्छा। अब जैसे मैं शांताराम सर की बात कर रहा हूँ, वो अभी आई थिंक उनको हो गए 30-35 साल हो गए उनको, ज़्यादा ही हो गए होंगे यहाँ हम्म पे। तो बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस प्रोफेसर होते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रीम आईआईटीज है ना, उसमें मोस्टली आपको एसोसिएट और प्रोफेसर्स मिलेंगे। तीन तीन स्टेजेस होते हैं। एक मिनट जब एक आप मिनट एक मिनट, आपकी वॉइस, मतलब तुरंत किया तो फिर वो एसोसिएट बन जाता है, एसोसिएट प्रोफेसर। आपकी वॉइस कट हो रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ अब ठीक है, अब बताना। हाँ, तो ऐसे कोई प्रोफेसर जब नौकरी में आता है ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। उसके बाद जब वो मान लो कि 4 साल 5 साल हो गए, अच्छा काम किया है, तो एसोसिएट प्रोफेसर बनता है। उसके बाद हम्म वो प्रोफेसर बनता है 5-10 साल के हम्म बाद, तो नौकरी हम्म। में 10-15 साल के बाद प्रोफेसर बनता है। तो आईआईटी कानपुर और जो क्रीम आईआईटीज है उनमें मोस्टली आप देखोगे एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर ही होते हैं। और ओके। जो छोटे आईआईटीज में होते हैं उसमें मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ज्यादा होते हैं। और वो सारा एक्सपीरियंस का गेम है। हम्म। बट स्टिल अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर अगर आप काम कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। एसोसिएट प्रोफेसर बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ओके ओके ओके। मतलब, ओके, आपके 4-5 साल हो गए हैं जॉब के करते हुए, आपको अब आईआईटी का हम्म। टैग मैटर करता है? कुछ नहीं मैटर करता, इसलिए मैंने बोला ना कि जिन लोगों को ये लगता है कि आईटी में घुसने के बाद पता नहीं जिंदगी क्या ही बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल ही है। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाओगे ना, वहाँ पे छोटे छोटे कॉलेजेस से भी लोग आते हैं, ठीक हम्म। है। तो कई बार वो लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे लाइफ में, देखोगे आप। तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप पढ़ाई अच्छे से करो, वो मैटर करता है। और काम जहाँ पे भी आप कर रहे हो, कितनी मतलब डिलीजेंटली आप काम कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू आप आईआईटी का टैग लेके बैठ जाओ। कोई मतलब ही नहीं है, कई सारे गधे भी होते हैं आईआईटीज में, ऐसा नहीं है। कुछ गधे भी होते हैं आईआईटीज में जो मतलब पता नहीं कैसे चले जाते हैं, चले जाते हैं। पर बाहर निकलने के बाद, अब जैसे एक मेरा ही दोस्त है, वो उसने एमएससी केमिस्ट्री की थी आईआईटी कानपुर से। हम्म तो उसका और उसके सामने वाला जो स्टूडेंट था, वो दोनों दोस्त थे, ठीक है। हम्म उसने पढ़ाई नहीं की, उसका जो सामने वाला दोस्त है उसने पढ़ाई की थी। दोनों ने एग्जाम दिया, दोनों की सेम रैंक आई थी। सेम सेम टिक किया था दोनों ने, सारे आंसर्स सेम रैंक आई थी दोनों की। क्या ठीक है, बात थ्री है। सेवेंटी 73। दोनों एससी कैटेगरी में थे, दोनों को आईआईटी कानपुर मिल गया। ठीक है, हम्म। दोनों चले गए पढ़ने के लिए। पर अब जो निकम्मा है वो निकम्मा ही रहेगा। एडमिशन मिलने से थोड़ी होता है, उसके बाद उसकी 5-6 सप्लीज आ गई, तो फिर वो होता है। तो गधे भी होते हैं कुछ आईआईटी में, ऐसा नहीं है। तो यही है कि मतलब, और अच्छी पढ़ाई करोगे तो कोई छोटे मोटे कॉलेज से भी काफी अच्छी पोजीशन पे निकल जाओगे, ये भी होता है। ओके। मैं एक क्वेश्चन भूल जाऊंगी बीच में। कोई ऐसी चीज जो आप, लाइक, आपके आपने एमएससी की है, तो वहां पर आपकी
लाइक जैसी एमएससी गई है उसमें कुछ कमी रह गई हो, या फिर कहो कि एमएससी थोड़ी ऐसी जानी चाहिए थी, कि एमएससी की लाइफ जीनी कैसी चाहिए? गुड क्वेश्चन। देखो यार, एमएससी का जहाँ तक है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है एमएससी का, जो डीयू के स्टूडेंट्स आए थे एमएससी करने हम्म। के लिए, उन्हें कुछ भी नहीं था सीखने के लिए एमएससी में, क्योंकि उन्होंने वही सब चीज़ें रिपीट की जो उन्होंने बीएससी ऑनर्स में ऑलरेडी पढ़ रखा था। लाइक रियल एनालिसिस हो गया, या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, या एलजेब्रा हो गया, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलमोस्ट पढ़ी हुई थी पहले से ही। हम्म। तो वहाँ पे एक तो मुझे ये थोड़ा सा सेल्फ अवेयर आया कि जो हमारे जो करिकुलम है पंजाब में खास करके, बीएससी ऑनर्स के अलावा जो हम नॉर्मल बीएससी में पढ़ते हैं, वो बहुत कम है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स या डीयू या अच्छे यूनिवर्सिटी में। तो उनके लिए कुछ भी नहीं था सीखने के लिए, आईआईटी कानपुर में बहुत कम था। दूसरी ओके। चीज ये कि इससे में क्या होता है, कोर्स करिकुलम बहुत तेज चलता है, तो आपको सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या गया, क्या पढ़ा दिया प्रोफेसर ने और क्या हो गया, सब ऊपर से निकल जाते हैं। हम्म। ठीक है। तो और ये मैं कह रहा हूँ, मैं आईआईटी कानपुर का टॉपर था। ठीक है। तो आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम आईआईटी कानपुर, तो मेरे ऊपर से निकल जाती थी चीजें। तो इसलिए मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स का भी यही हाल था ऑलमोस्ट। तो फिर आपको वहाँ पे काफ़ी टाइम देना पड़ता है पढ़ाई में, कि रात रात को आप 2 बजे 3 बजे ऐसे नॉर्मली हो जाएगा कि 2-3 बज जाएंगे, एंड सुबह आपको फिर 7-8 बजे उठ के क्लास में जाना पड़ेगा। तो थोड़ा हम्म। सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। बट आई वुड ओके। से, अगर आप एमएससी करने के लिए जा रहे हो आईआईटीज में, तो बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती हैं, तो उसको एंजॉय करना थोड़ा सा, 1-2 घंटे निकाल के डेली के मतलब एंजॉय करना चाहिए, स्पोर्ट्स वगैरह करो तो थोड़ा टाइम अच्छा लगता है वहाँ पे। ओके। बाकी ओके। एमएससी में मुझे ये लगा कि कोर्सेज जो है ना बहुत तेज से भाग गई। जैसे बीएससी में मैंने जो चीजें पढ़ी थी वो अभी तक मुझे याद है, बट एमएससी में मैंने जो नई चीजें पढ़ी, मतलब 70% हम्म। में कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या पढ़ा, बस पढ़ा, एग्जाम दिया, निकल गया, हो गया, बस उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया। तो ये एक मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम है। तो शायद हम्म। मेरी मतलब वो रह गई शॉर्ट कमिंग, कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए था और ज्यादा सेल्फ स्टडी, बट हाँ उतना हो नहीं पाया। ओके। आप पीएचडी के लिए क्यों नहीं गए रिसर्च फील्ड में? टॉपर थे तो रिसर्च फील्ड में क्यों नहीं गए? हम्म नहीं हम्म। गया। आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी बॉम्बे में हुआ था मेरा पीएचडी में सिलेक्शन। उस अच्छा। टाइम पे मेरे पास ये डायलेमा आ गया था कि आईआईटी बॉम्बे जाऊं पीएचडी करने के लिए या फिर ये जॉब ज्वाइन करूं। वहाँ पे हम्म। भी पीएचडी होने वाली थी फ्रॉम 15-20 जुलाई से, ठीक है, 2018। और जॉब लेटर मेरे हाथ में था 3rd वीक ऑफ जून आई गेस, एग्जैक्ट अच्छा। डेट मुझे याद नहीं, जून के 3rd वीक में मेरे पास जॉब लेटर आ गया था। हम्म। तो उस टाइम पे मैं यही उधेड़-बुन चलता था, 10 दिन तक मैं इसी टेंशन में था कि क्या करें, पीएचडी में जाए, जॉब करने जाए। बट फाइनली सोचा कि यार पीएचडी के बाद भी तो जॉब ही करनी है, तो पहले ही स्टार्ट कर दो जॉब। बट हाँ, कहीं ना कहीं अब देखो रिग्रेट तो होता ही है, एक डिसीजन ले लो तो दूसरे का रिग्रेट रहता है हमेशा। अगर मैं पीएचडी करने चला जाता, 6 साल लग जाते पीएचडी में, तो ये लगता कि अरे यार कितनी जिंदगी निकल गई, कुछ बचा ही नहीं। सारे मतलब 30s में आके आप, मतलब 27-28 साल की एज में आके आप जॉब में लगते हो। यहाँ पे हम्म। मैं 22 22 साल की उम्र में जॉब में लग गया था। तो वो एक कुछ ना कुछ मलाल तो रहता ही है। अब अगर यहाँ जॉब करने आ गया तो फिर ये मलाल है कि यार पीएचडी में चले जाते तो डॉक्टर का टाइटल लग जाता है, ये वो। पर प्रॉब्लम ये है ना कि पीएचडी में जाते हो 5 साल 6 साल, आईआईटीज में कई बार 7-7 साल लग जाते हैं पीएचडी करने में। उसके हम्म। बाद फिर आप एक पोस्ट डॉक करो, फिर दूसरा पोस्ट डॉक करो, तब जाके आप कहीं अच्छी जगह प्रोफेसर बनोगे, तो 31-32 साल की एज आपकी निकल जाएगी तब तक। तो लाइफ बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है पीएचडी करते करते। अगर आपके पास इतना टाइम है तो करो, बढ़िया बात है, पीएचडी तो करनी चाहिए। हम्म। ओके। मैंने सुना है कि आपने एमएससी के फर्स्ट ईयर में ही शायद सीएसआर क्वालिफाई कर लिया था। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में ही कर लिया था, वो दिसंबर 2016 का ही मेरा था, और उसी में मेरी सबसे अच्छी रैंक आई थी। उसके बाद उस रैंक को भी मैच नहीं कर पाया था मैं, खुद ही अपने रैंक को मैच नहीं कर पाया था। होता है देखो, बहुत सारी चीज़ों में लक भी काम करता है, बहुत सारी चीज़ों में मतलब
पढ़ाई तो कितनी करी है वो तो ठीक है, बट लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉम्पिटिटिव हम्म। एग्जाम। मेरा ये मानना है, अब कुछ लोग हाँ। डिसएग्री कर सकते हैं, बट ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लक एक बड़ा फैक्टर होता है। तो आप जिस दिन एग्जाम लिख रहे हो उस दिन आपका दिमाग कैसा है, सारी चीजें कैसी है सराउंडिंग की। अब मान लो आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, एकदम से आप एग्जाम हॉल में जाते हो, किसी अब इंस्ट्रक्टर ने ही कुछ आपको ऐसे कुछ गंदा सा बोल दिया, आपका दिमाग खराब हो गया, तो हम्म। एग्जाम खराब हो जाए। और किसी ने सोचा नहीं होता है कि ये हो जाएगा उस मोमेंट में। तो ये लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कुछ चीजें सही साथ में चली गई तो हो गया, मैं क्वालिफाई हो गया। और वो टफ था मेरे लिए। क्या होता है कि यूजुअली अगर टफ पेपर्स आते हैं ना तो मेरा निकल जाता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है पुराना। अगर इजी पेपर आएगा तो मैं नहीं कर पाता हूँ क्वालिफाई, फिर बाकी लोग मेरे से आगे निकल जाते हैं। थोड़ा टफ रहता है तो फिर मैं बाकी लोगों से आगे निकल जाता हूँ, ये रहता है। तो वो टफ था थोड़ा सा, जिसमें उसमें कट ऑफ भी नीचे गई थी, तो इसलिए हो गया था ओके। क्वालिफाई। ये हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद सेकंड मीटिंग होगी। मुझे बात करने में काफी इंटरेस्ट आ रहा वो फिर करते हैं, ठीक है, वो शाम को करते हैं है। नेक्स्ट ओके। मीटिंग। ठीक है, ठीक है, बस जब तक क्योंकि आप वीडियो आपकी अभी देखो। ये सिर्फ अभी मैंने एमएससी की जर्नी जानी है, एमएससी के बाद का भी शुरू होना है। ठीक है, कोई नहीं, करेंगे दोबारा से करेंगे। शाम को एक और सेशन करते हैं। टाइमिंग। टाइमिंग मैं बताता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, बता देना। ओके। ठीक चलो। है, इसको मैं एंड कर देती हूँ।